हेलो नमस्कार साथियों, मैं सत्य सिंह आप सभी का स्टडी वर्सेस इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पॉलिटी की इस श्रृंखला में हम आज प्रेसिडेंट के बचे हुए टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने जहां पे खत्म किया था उसी के आगे हम आज शुरू करेंगे। ये चैप्टर बड़े होते हैं, इनको आधे घंटे में डिस्कस कर पाना अच्छे से संभव नहीं होता है, इसलिए हम इसको दो पार्ट में लेके आए ताकि हर एक चीज को अच्छे से समझा सकें। अगर केवल पढ़ा हुआ ही बताना था तो आप बुक्स पे भी पढ़ सकते थे, लेकिन हमें उस चीज को समझना भी है, इसलिए समय लगता है। उस समय लगने की वजह से हम इसको दो पार्ट में लेके आएंगे, ठीक है। तो हम आज आगे वहां से आगे कंटिन्यू करते हैं जहां हमने छोड़ा था। तो हमने छोड़ा था राष्ट्रपति से संबंधित अर्हताएं और शर्तों के बाद वेतन भत्ते कर लिया था हमने। हाँ, अभी आता महाभियोग, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था शपथ में वेतन पे। ठीक, आज हम पढ़े शुरू करेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग कैसे लगता है, ठीक है। शायद हमने ये भी कर लिया था, हाँ ये भी कर लिया था। पद की रिक्तता, हाँ यहाँ तक हो गया था। हाँ, राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में हम आज यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। तो राष्ट्रपति की शक्तियां कई प्रकार से होती हैं, जिसमें विधायी, कार्यकारी, प्रशासनिक, न्यायिक, हर तरीके की शक्ति होती है। उसको हम सब पढ़ेंगे अच्छे से। तो पहली शक्ति हमारी जो है वो है कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति मतलब होता है राष्ट्रपति ऐसे कौन से कार्य हैं जिसको वो अपने स्वविवेक के अनुसार कर सकता है, ठीक है। तो पहला है उसका कि भारत सरकार के शासन संबंधी सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। भारत सरकार के जितने भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर नहीं होते, क्योंकि यह संविधान का रक्षक है एवं भारत का प्रथम नागरिक है। दूसरा है वह प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों तथा महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयोग, राज्यों के राज्यपाल आदि की नियुक्ति भी करता है। ठीक, अगला है वह अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है। वह अंतरराज्यीय परिषद का गठन, अंतरराज्यीय परिषद से मतलब है राज्यों के संदर्भ में विभिन्न राज्यों को मिला के, जैसे यूपी, बिहार, एमपी को मिला के एक स्टेट का अंतरराज्यीय परिषद बना दिया। ठीक, ऐसे ऐसे छोटे छोटे 3-3, 4-4, 5 राज्यों को मिला के, क्योंकि विकास, भारत में विकास जो है एक चुनौतीपूर्ण, क्योंकि यहाँ भौगोलिक चुनौतियां बहुत पूर्ण है, चुनौतियां बहुत ही ज्यादा हैं, इसलिए अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है ताकि आपस में विचार विमर्श करके विकास को और सुदृढ़ रूप से लागू किया जा सके, ठीक है। चौथा है वह किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। अनुसूचित मतलब एसटी क्षेत्र, एसटी क्षेत्र। मान लीजिए कहीं पे कोई जनजाति निवास कर रही है तो उसको क्षेत्र घोषित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। वह वित्त आयोग, अनुसूचित जनजाति, जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करवाता है। ठीक, राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो दबे कुचले निचले वर्गों के लिए और वित्त आयोग जैसे आयोगों का वो गठन करवा सकता है, ठीक है। आगे है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, विधायी मतलब होता है कानून बनाने से संबंधित। वह संसद की बैठक बुला सकता है, ठीक, यह कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है, या यह नहीं होगा, यह होगा, ठीक है। वह लोकसभा को विघटित कर सकता है। विघटित मतलब जैसे सत्र चल रहा है उसको समाप्त कर देना, ठीक, जैसे लोकसभा का सत्र चल रहा है तो उसको समाप्त कर दे। किंतु राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर ही ऐसा कर सकता है। अगर लोकसभा विघटित होती है तो वो उसके बाद चुनाव भी होना चाहिए, ठीक है। आगे संसद के संयुक्त अधिवेशन का आहूत करता है। अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 108 में लिखा है कि राष्ट्रपति अगर किसी भी विषय पर विवाद हो जाता है राज्यसभा और लोकसभा के बीच तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से उस कानून पर चर्चा करवा सकता है। राज्यसभा और लोकसभा की एक बैठक होगी, उसी को हम संयुक्त अधिवेशन कहते हैं, या संयुक्त बैठक बोलते हैं, अधिवेशन या बैठक। चौथा है हमारा वह लोकसभा और राज्यसभा में कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है। जो हम पढ़ चुके कि राष्ट्रपति किसको मनोनीत, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होता है, कौन कौन नहीं, ठीक।
तो वह लोकसभा और राज्यसभा में कुछ सदस्यों को मनोनीत भी करता है। और वो लोकसभा और राज्यसभा जब पढ़ेंगे तो हम समझ लेंगे कौन कौन से व्यक्तियों को वो मनोनीत करता है। आगे राष्ट्रपति की शक्तियों में नोट के माध्यम से अनुच्छेद 123 के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। ये इसका तात्पर्य है कि अगर संसद का कोई भी सदन चालू ना हो, ठीक, कोई भी सदन सत्र में ना हो या चालू ना हो, तो राष्ट्रपति, ऐसा अगर लगे राष्ट्रपति को कि देश में या समाज में ऐसे विधान आने की अनिवार्यता है या आवश्यकता है, तो वो अध्यादेश के माध्यम से उस कानून को लागू कर सकता है। ठीक, राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी कर सकता है जब संसद तथा दोनों सदनों अथवा एक सदन सत्र में ना हो। राष्ट्रपति की यह शक्ति 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रेरित है। ठीक, ये तो हो गया फैक्ट जो हमने संवैधानिक विकास के क्रम में हमने पढ़ा था। अगला है राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, जो अध्यादेश जारी किया संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित हो जाना चाहिए। ठीक, 6 सप्ताह, कभी कभी माह दे देता है एग्जाम में, तो माह नहीं होगा, सप्ताह होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए 6 सप्ताह मतलब 42 दिन, टोटल 42 डेज। 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित हो जाने मतलब अगर राष्ट्रपति ने जो भी अध्यादेश जारी किया है कानून के रूप में, तो वो जैसे संसद का सत्र चालू हो, वो 6 सप्ताह के अंदर अंदर उस अध्यादेश को कानून के रूप में संसद पास कर दे, नहीं तो वो अपने आप ही स्वतः खत्म हो जाती है। ठीक है, किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने तक हो सकती है। मिनिमम मैक्सिमम का आंकड़ा याद रखिए, मिनिमम हो सकती है 6 सप्ताह और मैक्सिमम हो सकती है 6 माह। इससे बाहर नहीं जाएगी, इससे कम नहीं होगी। ठीक है, तो अगर संसद के संदर्भ में अगर संसद 6 सप्ताह के भीतर पारित नहीं करती है तो ये समाप्त हो जाएंगे। और अध्यादेश जब से जारी किया गया है तब से लेकर केवल 6 माह तक, केवल 6 माह तक ही जारी रह सकती है। 6 माह के बाद एक भी जारी नहीं रह सकती। ठीक, एवं संसद की मंजूरी मिलने पर 6 हफ्तों तक हो सकती है। तो फिर संसद में इसी कानून को बोल दे कि ठीक है आप आगे बढ़ाइए इसको, कि आप आगे बढ़ाइए और आगे हम देखेंगे इस कानून की अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम इसको परमानेंटली कर सकते हैं। अगर संसद ऐसा बोलती है तो ये 6 सप्ताह के लिए और बढ़ाया जा सकता है। ठीक, ऐसा करें कई बार बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। ठीक, वित्तीय शक्तियां, राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वित्तीय शक्तियां हैं? वह धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही संसद में पेश किया जाए। धन विधेयक जो भी होगा उसको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही पेश किया जा सकता है। ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, वह वार्षिक वित्तीय विवरण बजट को संसद के समक्ष रखवाता है। ठीक, अगला है राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि का प्रयोग किसी अप्रत्याशित स्थिति के लिए कर सकता है। अप्रत्याशित मतलब अचानक होने वाली किसी घटना, अचानक होने वाली घटना के संदर्भ में दिया गया कि मान लीजिए बाढ़ आ जाए या युद्ध हो जाए या कोई भी ऐसी चीज है जिससे देश में आर्थिक नुकसान हो और देश को जान माल की हानि के नुकसान का सामना करना पड़े, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास ऐसी एक निधि होती है जिससे वो देश में तत्कालिक पैसों की आवश्यकता को पूरा कर सके। क्योंकि जो संचित निधि है उससे पैसा निकालने के लिए सरकार को संसद से बजट को विनियोग विधेयक पास करवाना पड़ता है। विनियोग विधेयक पास करवाने की प्रक्रिया है वो लंबी चलती है। ठीक, तो इसीलिए दिया गया कि अगर कभी कोई इसमें जरूरत पड़ जाए तो राष्ट्रपति ऐसी निधि से भारत के लिए वहां के संकट को दूर करने के लिए राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से पैसे दे सके। ठीक है, तो अगला है अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। अगर कोई भी अनुदान की मांग की गई है, सरकार जिससे जब बजट पास कराती है सरकार तो कुछ अनुदान मांग करती है, तो अगर सरकार को अनुदान मांगना है तो पहले राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति से पूछेगी, सिफारिश करेगी कि आप, राष्ट्रपति से सिफारिश करेगी सरकार
राष्ट्रपति सिफारिश करेगी सरकार कि हमें अनुदान चाहिए, आप इस पर अपनी सहमति दें। ठीक है। आगे न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति के पास कोई न्यायिक शक्तियां और न्यायिक कार्य भी करता है। पहला है वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक। अगला है अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति है, लेकिन वह इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं। ठीक। आगे अनुच्छेद 72 के तहत किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि किसी व्यक्ति के दंडादेश को निलंबित या माफ कर सकता है। इसको हम पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। ठीक। आगे हम इसको बताएंगे राष्ट्रपति की कौन कौन शक्तियां, राज्यपाल के संदर्भ तुलना कर देंगे, हम इसको आगे तुलना कर देंगे। मैं इसमें नहीं लाया इसमें कि कौन, क्योंकि राज्यपाल और राष्ट्रपति की तुलनात्मक शक्तियों का आता है, तो हम इस तुलना को आगे वाले वीडियो में जब राज्यपाल आएंगे तो वहां पे हम इसको क्षमादान की शक्तियों के बारे में अच्छे से डिस्कस कर देंगे क्षमादान की शक्तियों को डिस्कस कर देंगे अच्छे से कि दोनों की शक्तियों में क्या अंतर है और उनका मतलब क्या हो। तो शक्तियों को हम इसीलिए नहीं लाए कि बार बार पढ़ने से बेटर है एक जगह पढ़ लिया जाए। ठीक है। ठीक। ये हुआ न्यायिक शक्तियां। आगे सैन्य शक्तियां। पहला है राष्ट्रपति युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा अपने स्वयं के निर्णय पर नहीं कर सकता, वह संसद की अनुमति के अनुसार ही करेगा। ठीक। संसद पर अनुमति दे देती है कि आप युद्ध की घोषणा कर दो, राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा कर देगा। ठीक है। आगे यह सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, परंतु इसके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते होंगे राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। परंतु इसमें एक टर्म यह है कि इसे संसद के अनुमोदन के बिना नहीं किया जा सकता। संसद अगर अनुमोदित कर देती कि हाँ ये संधि इसके नाम पे की जाएगी तो वो उसी के नाम पे की जाएगी। ठीक। वह सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। ठीक। थल जल वायु सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति करता है, क्योंकि यह खुद सर्वोच्च सेनापति है तीनों सेनाओं का। परंतु यह सब मंत्री परिषद की सलाह से किया जाता है। मंत्री परिषद की सलाह से करेगा, ठीक। सॉरी। आगे आपातकालीन शक्तियां। पहला राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 की घोषणा करता है। ठीक। ये हो गई आपातकाल की। भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका जब भारत में युद्ध हुआ है। 1962, 71 और 1999 में जब भारत में युद्ध हुआ है तब। ठीक। और वित्तीय आपात अभी एक भी बार भारत में लागू नहीं हुआ है। आगे स्वविवेक की शक्ति। राष्ट्रपति के पास कुछ स्वविवेक की भी शक्तियां कि वो अपने, ये जितनी भी शक्तियां आपने पढ़ी हैं ये सभी मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल कर लें या मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है, सलाह पर ही प्रयोग करता है। सॉरी, की सलाह पर ही प्रयोग करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही प्रयोग करता है। किंतु ऐसी कुछ शक्तियां जिसके वो खुद स्वयं अपने ही विवेक के आधार पर करता है। जिसमें पहला है, वो थोड़ा साफ कर लेते हैं ताकि साफ से दिखे आपको। राज्यसभा लोकसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आए विधेयक
धन विधेयक को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि धन विधेयक इसी की सिफारिश के आधार पर पहले राष्ट्रपति से सिफारिश क्या राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया जाता पहले। अगर ये बोल देता है कि हाँ आप इस विधेयक को संसद में पेश करें, तो उनके साथ फिर संसद में पेश किया जाता। तो पहले इन्हीं के लिए लाया जाता है धन विधेयक, पहले इन्हीं के पास, उसके बाद धन विधेयक संसद में जाता है। तो धन विधेयक को ये मना नहीं कर, क्योंकि पहले इन्हीं के पास आता है। तो अब जब आप पहले ही के बोल चुके हो धन विधेयक सही है, तो आप दोबारा कैसे मना कर सकते हो उसको, ठीक है। इसीलिए धन विधेयक को मना नहीं कर सकता है। क्या है, राज्यसभा और लोकसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आए विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा आपत्तियों सहित वापस भेजना, मतलब इसमें तीन कंडीशन है, विधेयक जब पास पहली बार जाए विधेयक, तो राष्ट्रपति द्वारा बोल दे कि इसमें ये कमियां हैं, आपत्तियों सहित संसद को वापस भेजना, संसद को वापस भेजना। सेकंड है हमारा पुनर्विचार विधेयक, मतलब जो विधेयक दोबारा संसद में गया, पुनर्विचार पारित विधेयक, तो राष्ट्रपति स्वीकृति देगा ही, ठीक। तीसरा है वो विधेयक को अपने पास ही रख ले, विधेयक को अपने पास ही रख ले, निर्णय ना दे, तो कोई निर्णय ना दे, ठीक है। इसमें विधेयक को रोक कर रखना, ये जो मैंने थर्ड बताया, आपत्तियों द्वारा सहित वो वापस भेजना पहला हो गया। संसद को संदेश भेजने की शक्ति राष्ट्रपति की सब विवेक की शक्तियां हैं, ठीक। ये तीन स्टेप होते हैं विधेयक को। एक पहला अगर आया तो भेज दे कि भाई हम इसको स्वीकृति नहीं देंगे, इसमें कुछ कमियां हैं, आप फिर से इसको अपने विचार करके लाइए, तो उसके बाद हम देंगे, ठीक। तो सरकार ने कहा ठीक है भाई, हम जा रहे हैं, फिर से संसद में पेश कराते हैं और फिर से पास करवा के लेके आते हैं। जब दोबारा पास होकर आता है राष्ट्रपति के पास, तो उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता, या तो वो अपने पास रख ले या उसको साइन कर दे। तो ज्यादातर राष्ट्रपति उस पर सिफारिश देता ही है, देगा ही, ये पुनर्विचार पारित। तो तीसरा है राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास ही रखे, ठीक। ये हो गया। अनुच्छेद 86(2) के तहत राष्ट्रपति संसद संदेश भेज सकता है। ये तो जो ऊपर था, संसद संदेश भेजने की शक्ति राष्ट्रपति की संदेश, मतलब कि आप विधेयक को ले जाओ, कमियां जो है उसको दूर करो और फिर इसको मेरे पास लेके आओ, ठीक। ये जो है तीसरा जो है विधेयक को अपने पास रखना, इसको कहते हैं, इसको वीटो शक्ति, ठीक। तो राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो शक्ति, उसको हम पढ़ लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है, जिसका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से मुक्त होकर करता है, इसको लिख लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। सलाह से मुक्त होकर करता है। राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को अपनी स्वीकृति है तो अपने पास सुरक्षित रखना, जल्दबाजी में असंवैधानिक विधान न बन जाए, ठीक। ये राष्ट्रपति की वीटो शक्ति होती है। राष्ट्रपति इसलिए लगाता है, वीटो शक्ति का प्रयोग करता है कि अगर विधेयक में कोई कमी या खामियां हैं तो उसको फिर से सुधार कर लिया जाए और फिर उसको लाया जाए, ताकि असंवैधानिक चीजें ना हो, ठीक। आज नहीं है, असंवैधानिक होगा ये आज नहीं है, ये असंवैधानिक है, ये आज कार्य असंवैधानिक विधान न बन जाए, इसलिए अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो पावर है। तो पहला है पॉकेट वीटो। इसका मतलब है राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित कर देना
उसकी वीटो पावर की शक्ति, मतलब पॉकेट वीटो से हो सकता है कि वो विधेयक को अपनी जेब में रख लिया और भूल गया है कि हमारे पास ऐसी कोई ऐसा कोई विधेयक आ रहा है जिसको हमें स्वीकृति देना है। ठीक है, तो ये होता है पॉकेट वीटो का मतलब। राष्ट्रपति को अगर लगता है कि ये विधेयक सरकार की मनमानी है और सरकार इसके तहत देश में कुछ गलत करने वाली है, तो उस संदर्भ में जनता के साथ या देश के साथ गलत करने वाली है, तो वो उस विधेयक को पॉकेट वीटो कर देगा और ये वो बता देगा कि हमें अनिश्चित काल के लिए इसको रख रहे हैं, जब तक हमारी इच्छा नहीं होगी तब तक हम इसको देंगे नहीं, इसको स्वीकृति देंगे नहीं। तो ये हो गया राष्ट्रपति की वीटो पॉकेट वीटो। ठीक है, दूसरा निलंबनकारी वीटो। ठीक, राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना उसकी निलंबनकारी शक्ति होती, जो मैंने बताया था कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई कमी है विधेयक में तो वो संसद को पुनर्विचार के लिए भेज देते हो। पुनर्विचार करने के बाद अगर राष्ट्रपति के पास आता है तो स्वीकृति देना अनिवार्य है। ठीक है, पर जो लौटाना है उसी को हम कहते हैं निलंबनकारी। निलंबनकारी कुछ समय के लिए विधेयक को टाल देना, विधेयक या कानून नहीं लिखे, विधेयक को टाल देना इसी को कहते हैं निलंबन। तीसरा अत्यांतिक वीटो। इसमें राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है। इसका प्रयोग गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संदर्भ में एवं सरकारी विधेयक के संदर्भ में जब भी मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे और दूसरा नया मंत्रिमंडल किया जाता है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति को उस विधेयक पे अपनी स्वीकृति नहीं देना है। ठीक, अपनी स्वीकृति नहीं देना है, वो अपने पास सुरक्षित रख लेता है कि जब हमारी इच्छा होगी तो हम करेंगे। ठीक है, इसका प्रयोग गैर सरकारी सदस्यों से तात्पर्य है जो सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है, उनको हम बोलते हैं गैर सरकारी। जितने भी मंत्री हैं इनके द्वारा जब भी विधेयक लाया जाएगा सरकारी विधेयक, और जो भी सांसद हो चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों वो सभी गैर सरकारी विधेयक होंगे। ठीक है, गैर सरकारी सदस्य एवं सरकारी विधेयकों के संदर्भ में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे राष्ट्रपति को विशेषाधिकार। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है, ठीक, संवैधानिक प्रमुख है, तो उसके लिए कुछ विशेषाधिकार भी होगा। ठीक, तो कौन कौन से पढ़ लेते हैं हम। राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी आपराधिक कार्रवाई से मुक्ति प्राप्त है, मतलब अगर राष्ट्रपति मर्डर भी कर देता है तो उसको मुक्ति प्राप्त है जब तक वो अपने पद पे रहता है। ठीक है, आगे यहां तक कि व्यक्तिगत कृत्यों से भी इसके लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यहां तक कि व्यक्तिगत कृत्यों के लिए मतलब राष्ट्रपति छुट्टी ले ले कुछ दिन के लिए और जाके किसी का मर्डर कर दे या कुछ ऐसी चीज को जो क्राइम करता हो, उसके बाद फिर राष्ट्रपति के रूप में अपनी छुट्टियां खत्म करके आ जाए तब भी उसके खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता। या राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए भी कुछ कर दे, ठीक, तो ये है। लेकिन 2 माह की नोटिस के बाद से उसके कार्यकाल में उस पर निजी कृत्य के लिए अभियोग चलाया जा सकता है। लेकिन 2 माह की नोटिस के बाद उसके कार्यकाल में से उस पर निजी कृत्य, मतलब अगर राष्ट्रपति है और उसने किसी का मर्डर कर दिया है, ठीक, तो आप जाके 2 महीने पहले उसको नोटिस देंगे कि सर हम आपके निजी व्यक्तिगत उस पर हम आपके एज ए इंडियन सिटीजन के रूप में मैं आपके ऊपर केस करता हूं कि आपने ये चीजें की हैं, तो उसके संदर्भ में आप केस कर सकते हो और राष्ट्रपति पद पर रहते हुए आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये रहा हमारी पॉलिटी की बची हुई टॉपिक्स जिसको हमने पढ़ लिया। आज समझाने वाली ज्यादा चीजें थी नहीं, फैक्ट था, इसलिए हमने उसको फैक्ट के रूप में जहां हमको लगा समझाने की जरूरत वहां मैंने समझा दिया है। ठीक है, आशा करता हूं सबको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक